अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये यूरिनरी सिस्टम है। इससे पहले कि हम टॉपिक जो है स्टार्ट किया जाए, लेक्चर स्टार्ट किया जाए, एज़ यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे पेज को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। और चलते हैं अब यूरिनरी सिस्टम की तरफ। तो यूरिनरी सिस्टम बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर या और भी दूसरे एनिमल्स जो हैं इनमें क्या है कि यूरिनरी सिस्टम बेसिकली इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन क्या है मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पर हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इसमें यूरिया आ जाता है, इसमें क्रिएटिनिन आ जाती है और इस तरह के बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं नाइट्रोजिनस, और इसके साथ कोई साल्ट्स हैं, एक्सेस वाटर जो है, ये सारा जो है वो इसी से जो है वो इसी सिस्टम के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो अब चलते हैं यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर, यानी कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो किडनीज हैं। पहले तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि किडनीज की जो फंक्शनल यूनिट हैं वो नेफ्रॉन्स हैं। अभी चलते हैं नेफ्रॉन की डिटेल स्ट्रक्चर के ऊपर भी। सबसे पहले किडनी की देख लेते हैं। तो पेयर ऑफ किडनीज जो हैं ये एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे होते हैं। और किडनीज के साथ जो अटैच होती हैं, एक साइड पे जो है वो रीनल आर्टरी अटैच हो रही होती है, दोनों किडनीज के अंदर जो है इसकी ब्रांचेस जा रही होती हैं, और दूसरी तरफ रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी जो है, आर्टरी हमेशा जो है वो रेड कलर से शो की जाती है, जबकि जो वेन है उसको ब्लू कलर से जो है वो शो किया जाता है। तो बेसिकली जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी रीनल आर्टरी जो है ये बेसिकली जो है वो ब्लड लेके आती है, प्रोवाइड करती है किसको, बोथ ऑफ किडनीज को। और ये ब्लड कौन सा होता है, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होता है। और ये जब ब्लड जो है ये किडनीज के अंदर जाता है, फिल्टर होता है। कहाँ पर फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट्स क्या कहलाती हैं इसकी, नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर जब ये फिल्टर होता है ब्लड, तो फिल्टर होने के बाद जो है वो यही ब्लड जो है वो रीनल वेन के ज़रिए यहाँ से होता हुआ वापस टुवर्ड द हार्ट जाता है, और हार्ट इसी ब्लड को जो है वो फिर दोबारा से बॉडी के अंदर पंप आउट कर देता है। ये तो एक जनरल सा मैकेनिज्म है। अभी हम चलते हैं इसके कंपोनेंट की तरफ। तो पहला कंपोनेंट या पहला ऑर्गन तो इसके अंदर हमने स्टडी किया वो किडनी है। फिर उसके साथ रीनल आर्टरी होगी एंड रीनल वेन का इंट्रोडक्शन हो गया है। तो इसके साथ किडनीज के साथ जो अटैच है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यूरिन को लेके आती है टुवर्ड्स द ब्लैडर। सो दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, और दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये यूरेटर कहलाएगी। ठीक है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, यूरेटर कहलाएंगी। तो बोथ लेफ्ट एंड राइट किडनी दोनों के साथ साथ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अटैच होती है, ट्यूब अटैच होती है, जिस इज कॉल्ड एज यूरेटर। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर, इट टेक्स द यूरिन टुवर्ड्स द ब्लैडर। अब ब्लैडर की तरफ आते हैं। इसका जो थर्ड लार्जेस्ट पार्ट है विच इज ब्लैडर। तो ब्लैडर इसके अंदर फंक्शन क्या है, जिसको आप उर्दू में मसाना भी बोलते हो। ब्लैडर का फंक्शन ये है कि ब्लैडर के अंदर जो है वो आपका यूरिन जब बन जाता है, जो किडनी से ट्रैवल करता है थ्रू यूरेटर, वो कहाँ पर आता है, वो ब्लैडर के अंदर आता है और ब्लैडर के अंदर स्टोर होता जाता है। और जैसे ही ब्लैडर के अंदर स्टोर होना शुरू होता है, इससे ब्लैडर क्या है, ये फिल अप होना शुरू होता है। और जब ये फिल अप होना शुरू होता है तो इसके साथ जो न्यूरॉन्स हैं या इसके साथ जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो ब्रेन को मैसेज देती हैं कि नाउ यू आर फीलिंग एन अर्ज फॉर पी, यानी आपको जो है वो यूरिन आ रहा है, या आपको। और अगर आपने थोड़ी सी देर में आपने अपने इस ब्लैडर को एम्प्टी नहीं किया, वेकेंट नहीं किया, तो उससे क्या है कि आपको ये फीलिंग आएगी कि ये बहुत ज़्यादा फिल हो चुका है और इसमें पेन भी होना शुरू हो जाती है।
तो इस तरह के थोड़े से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और इंसान जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अर्ज होना शुरू हो जाती है यूरिन की। फिर इसके बाद जो फोर्थ मेजर कंपोनेंट है वो आ जाता है यूरिथ्रा। यूरिन जो है वो यूरेटर से होता हुआ बाहर आता है थ्रू यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा जो है ये वो नाली है, ये वो पाइप है जो यूरिन ब्लैडर से लेकर आती है बाहर। अब इन मेल्स ये यूरिथ्रा कंटिन्यू होती है इनटू द पीनस, ठीक है, द मेल सेक्स ऑर्गन। ये पीनस के अंदर से रन करता हुआ बाय यूरिथ्रल एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है। और सेकंड वन फीमेल्स में क्या है, यही यूरिथ्रा एंड होती है इनटू द वेजाइना और वहाँ से जो है ये यूरिथ्रा यूरिथ्रल ऑरिफाइस के थ्रू जो है इसी तरह जो है वो यूरिन बाहर आ जाता है। तो ये तो एक जनरल सा जो है इसकी जो स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो बताया गया है। व्हाट इज किडनी, व्हाट इज यूरेटर, व्हाट इज ब्लैडर, व्हाट इज यूरिथ्रा। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ब्लैडर एंड यूरिथ्रा के दरमियान यहाँ पर हमारे पास स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ठीक है। दीज मसल्स आर कॉल्ड एज स्फिंक्टर मसल्स। ये यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। स्फिंक्टर मसल नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड ब्लैडर, ठीक है। जहाँ पे ये यूरिथ्रा एंड ब्लैडर आपस में मिल रहे होते हैं, यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, स्फिंक्टर मसल्स। ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं यूरिन के आउटपुट को। नॉर्मली क्या है कि ये कंट्रैक्ट हुए होते हैं और ये यहाँ से जो है ये यूरिथ्रा जो है क्लोज हुई होती है, इसलिए ब्लैडर से नीचे जो है यूरिन नहीं जा सकता। और जब बहुत ज़्यादा यूरिन की अर्ज हमें फील हो रही होती है, बहुत ज़्यादा यूरिन आया होता है, तो उससे क्या होता है कि यही जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ये लूज़ हो जाते हैं। इनको हम लूज़ करते हैं खुद। इनको लूज़ करने से क्या है ये जो है हमारे अंदर कॉन्शियस कंट्रोल जो है वो आ जाते हैं, यानी वॉलंटरी एक्शन में आ जाते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल वो बॉडी का कंट्रोल होता है जो हम खुद जो है जिसको परफॉर्म कर सकें। लाइक हम अपने मसल्स को कंट्रैक्ट रिलैक्स करवा सकते हैं, खासकर स्केलेटल मसल्स को। ये भी एक वॉलंटरी एक्शन है। जबकि दिल का धड़कना जिसको हम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल होता है बाय ब्रेन एज वेल एज वो खुद ब खुद भी जो है वो इनवॉलंटरी कंट्रोल में आता है। तो यहाँ पर जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल होता है। लेकिन जब इंसान बचपन में बिल्कुल वो छोटा बच्चा होता है, आपने अक्सर देखा है कि बच्चे जो हैं वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते जब वो कुछ माह के होते हैं। 1 साल की एज तक या 1.5 साल की उम्र तक जो है वो कुछ बच्चे जो हैं वो 2 साल की एज तक भी चले जाते हैं। 2 साल से भी ऊपर 2.5 साल या 3 साल तक 3 साल तक आई थिंक वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं। बेसिकली वो कंट्रोल किसका होता है, ये यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स का होता है। जब वो छोटे होते हैं तो स्फिंक्टर मसल को कंट्रोल करना वो नहीं जानते होते, जिसकी वजह से वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमें फिर उनको डायपर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह जब इंसान बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, यानी बहुत ही ओवर एज में चला जाता है, तो उससे भी क्या होता है कि स्फिंक्टर मसल का कंट्रोल लूज होना शुरू हो जाता है। और इस तरह क्या है कि बहुत ओल्ड एज में भी इंसान को डायपर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन था यूरिनरी सिस्टम का। नाउ comes to the structure of nephron. I've already told you that nephron. What is nephron? Nephron is the basic structural and functional unit of kidney. आपने देखा होगा कि जैसे एक घर है, वो घर जो है वो ब्रिक्स यानी ईंटों से मिलके बना होता है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास किडनी जो है, किडनीज की भी जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं वो क्या है, नेफ्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर अगर ये देखें हम, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। बट बिफोर गोइंग टू नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने से पहले हम चलेंगे किडनी के स्ट्रक्चर के ऊपर। एक जनरलाइज सा स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि किडनीज के अंदर जो है वो क्या क्या और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फॉर योर ईज ऑफ एक्सेस मैंने जो है इसको अलग से एक डायग्राम जो है इसके सामने लाई है। तो हमारे किडनी को अगर हम इसका सेक्शन देखें तो यहाँ पर
इसका जो आउटर जो पार्ट है, दिस इज आउटर पार्ट ऑफ किडनीज, दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स। वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड के यूरिनरी सिस्टम में जो है वो जो भी चीज़ यहाँ पर हम इसको स्टडी करेंगे उसके साथ हम वर्ड जो है वो रीनल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रीनल मीन किडनी से ही रिलेटेड होता है। तो जो किडनी का आउटर मोस्ट पार्ट है विच इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स, whereas the inner side of the kidney is called as renal medulla। यानी जो बाहर वाला हिस्सा है किडनीज का इसको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। whereas जो इनसाइड वाला हिस्सा है ये सारा ये क्या कहलाता है, रीनल मेडुला। आगे रीनल मेडुला भी जो है ये आपको पायरामिडल शेप्स में, यानी ये कुछ तिकोने आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। पायरामिडल शेप में या पिरामिड्स की शेप में ये आपको रीनल मेडुला का जो हिस्सा है ये नजर आ रहा है। दीज pyramids आर कॉल्ड एज रीनल pyramids, ठीक है। इनको हम क्या कह देंगे, रीनल pyramids। और इसी तरह मैंने आपको लास्ट बताया था कि किडनीज के अंदर एक ब्रांच जारी होती है आर्टरी की विच इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी, एंड वन ऑफ द ब्रांच विच इज गोइंग इनसाइड द किडनी इज कॉल्ड एज रीनल वेन, ठीक है। तो ये होगी रीनल आर्टरी, ये इस साइड पे जो रेड कलर में है, और ये ब्लू कलर में क्या है, रीनल वेन। तो मैंने बताया था कि जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी की जो ब्रांच है वो ब्लड लेके आ रही होती है, कौन सा ब्लड, जो जिसको साफ करना होता है, जिसको फिल्टर करना होता है, ठीक है। और जब ब्लड फिल्टर हो चुका होता है तो वो होता हुआ रीनल वेन के जरिए जो है वो बॉडी से किडनी से जो है वो चला जाता है टुवर्ड्स द हार्ट। ये देखें यहाँ से ये निकल के सीधा चला जाता है टुवर्ड्स द हार्ट, और हार्ट इज क्लीन एंड क्लियर ब्लड को जो है वो दोबारा बॉडी के अंदर पंप आउट कर देता है। सो दिस इज द जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब अगर आप ये देख रहे हैं, मैं इसको जो है वो थोड़ा जूम करता हूँ, तो यहाँ पर आपको नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि ये किडनीज जिन चीज़ों से मिल के बना हुआ है, जिन स्ट्रक्चर या जिन यूनिट से मिल के बना होता है, उनको हम नेफ्रॉन बोल देते हैं। तो आपकी थोड़ा सा और इजी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि ये आपके जो है वो किडनी है। अब किडनी से एक छोटा सा रीनल पिरामिड में से उसने छोटा सा हिस्सा लिया है, और उस छोटे से हिस्से को भी जो माइक्रोस्कोपिक था, जो नॉर्मल आपको नज़र नहीं आ रहा था, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है। ये देखिए ये एक रीनल पिरामिड है, इसके अंदर हमें एक ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक होता है, नॉर्मली ये नज़र नहीं आता। तो ये बेसिक इसकी जो है वो कह लें कि आपकी इसकी स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर ये सैकड़ों या लाखों की तादाद में जो है ये किडनीज में नेफ्रॉन पाई जाती हैं। बेसिकली ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं। इन्हीं यूनिट्स में जो है वो जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। छलनियाँ लगी हैं, जिसको आप छलनी बोलते हो अपनी ज़ुबान में, तो ये छलनी है बेसिकली जिसमें ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि किडनी का आउटर हिस्सा जो है वो, दिस इज कॉल्ड द आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स, व्हेयरएज द इनसाइड ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एज रीनल मेडुला। अगर अब हम इसको भी जूम आउट करें एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, तो हमारे पास ये जो है वो एक मेजर स्ट्रक्चर आ जाती है। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आपकी बुक से रेफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन कॉर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया किडनीज के बाहर जो एरिया है, ठीक है, ये कॉर्टिकुलर एरिया है। तो जो नेफ्रॉन कार्टिकल कार्टिकुलर एरिया में पाई जाएंगे उनको हम जो है वो कार्टिकुलर नेफ्रॉन जो है वो बोलेंगे। और इसी तरह जो नेफ्रॉन इनसाइड पे पाई जाएंगी, कहाँ पर, मेडुलरी एरिया में या मेडुला में जो पाए जाएंगे, इनको हम क्या बोल देंगे, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो क्या है, कार्टिकुलर नेफ्रॉन विच आर प्रेजेंट इन renal cortex, whereas juxtamedullary nephron which are present in inside medulla। तो कॉर्टेक्स में जो पाई जाती है नेफ्रॉन वो कार्टिकुलर नेफ्रॉन होंगी,
जो कि मेडुला के एरिया में जो पाई जा रही हैं। इन नेफ्रॉन्स को हम क्या कह देंगे? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में देखें तो हर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एक स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है? एक कप लाइक स्वेलिंग होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो ये कप लाइक स्वेलिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। और ये बोमेन कैप्सूल क्या है? ये अराउंड द बॉल ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, जिसको हम क्या कह देंगे? ये बेसिकली स्टार्ट यहाँ से हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये कप लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज बोमेन कैप्सूल। और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या है कि हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, मैंने आपको पहले भी बताया कि कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स, इनका एक गुच्छा होता है विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलस के बाहर जो है वो एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहेंगे? बोमैन कैप्सूल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज बोमैन कैप्सूल? ही वाज द साइंटिस्ट, ये वो साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया, जिसने इसको सबसे पहले स्टडी किया था। इसका नाम बोमैन कैप्सूल रख दिया गया। तो ये क्या है? ये कप शेप जो है वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है? एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, एक गुच्छा है कैपिलरीज का, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस कंटिन्यू होता है, आगे आता है, तो यहाँ पर जो ट्यूब्यूल बनाता है इसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक आपको मैं कंसेप्ट दे दूँ स्टूडेंट्स, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल का। जो चीज़ आपके इर्द गिर्द होगी, जो चीज़ आपके नज़दीक होगी, वो कहलाएगी प्रॉक्सिमल। वेरएस डिस्टल वो चीज़ होगी जो आपसे दूर होगी। अगर आप रेफरेंस लें अपने हेड से लेके अपने हैंड तक का, अपने हेड से लेके हैंड तक का रेफरेंस लें, तो जो आपका हाथ है आपके हेड से वो क्या है? डिस्टल एरिया पे है या डिस्टल उसकी पोजीशन है। जबकि आपका जो शोल्डर है, ठीक है, शोल्डर आपको पता है आपके हेड के बिल्कुल नज़दीक है, तो वो आपके प्रॉक्सिमल एरिया में शोल्डर पाया जाता है। आजकल ये मोबाइल फोन्स के अंदर अंदर जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का क्या काम होता है? जैसे ही आप सेल फोन को अपने कान के साथ लगाते हैं, आपने देखा होगा कि उसकी जो लाइट है वो बंद हो जाती है या उसकी एलसीडी जो है वो ऑफ हो जाती है। वो क्यों ऑफ हो जाती है? कि ड्यूरिंग कॉल क्या है कि आपका जो है वो बैटरी को सेव किया जा सके। तो बेसिकली क्या होता है? वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ट्यूब्यूल यहाँ पर इसके पास पाई जाती है, ग्लोमेरुलस के पास, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। दिस वर्ड इज प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। कन्वर्जन्स इसके अंदर बेसिकली खमदार है। ये देखें, आप अगर इसको देखें तो ये खम खा रही है। तो दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। आगे ये नीचे जाती है, नीचे जाती है और नीचे कंटिन्यू होती है, और इसकी जो ब्रांच नीचे जा रही होती है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। लिम्ब वैसे भी पार्ट को कहते हैं, जैसे आपके जो है वो बाजू हैं या आपके हाथ हैं, ये भी लिम्ब्स कहलाते हैं। तो जो हिस्सा इसका नीचे जा रहा होता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और इसी तरह यही हिस्सा इसका दोबारा ऊपर जाना शुरू करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब। तो ये एक जो है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एक यू शेप। अगर आप ये देखें ऊपर से लेके नीचे और फिर नीचे से दोबारा ये जो ट्यूब्यूल है ये ऊपर की तरफ जाती है, दिस इज अ यू शेप लूप लाइक स्ट्रक्चर, और दिस लूप इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। तो ये लूप ऑफ हेनले इसको इसलिए कहा जाता है कि ये हेनले ने इसको डिस्कवर किया था। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो यही लूप ऑफ हेनले, यानी इससे जो नीचे आ रही होती है ट्यूब्यूल, इसको डिसेंडिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं, और यही ट्यूब्यूल जब ऊपर जा रही होती है इसको हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। तो इनके इर्द गिर्द जो है वो आपको कैपिलरीज का नेटवर्क नज़र आएगा। जाहिर है ये कैपिलरीज का नेटवर्क क्यों है?
यहाँ पर इसमें से बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है दोबारा ब्लड के अंदर। तो ये कैपिलरीज का नेटवर्क यहाँ पर आपको मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज वाजा रेक्टा। तो यहाँ से यही कैपिलरीज का नेटवर्क दोबारा जो है वो एफरंट जो है वो आर्टरियोल से ये बाहर हो जाएगा। ये शुरू में मैंने जो है इसको मैंने कहा चले आपको एंड पे जो है इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सॉरी यहाँ पर तो जो आर्टरियोल्स जो है वो ब्लड को अंदर लेके आ रहे होते हैं किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, दीज आर कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरियोल। और ये कहाँ से आ रहे होते हैं, फ्रॉम रीनल आर्टरी। और इसी तरह जो है वो यहाँ से जो ब्लड को बाहर लेके जा रहे हैं इनको हम क्या बोल देंगे, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। और ये यहाँ से ब्लड को जो है वो फिल्टर करके जो है वो बॉडी से बाहर ले जाएंगे। और यहाँ से वाजा रेक्टा मैंने आपको बताया है, यहाँ पर भी एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनता है। वाजा रेक्टा से मज़ीद जो है यहाँ से पानी वगैरह एब्जॉर्ब करके, सॉल्ट्स वगैरह एब्जॉर्ब करके जो इम्पोर्टेंट होते हैं तो ये रीनल वेन के अंदर चले जाते हैं और दोबारा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हार्ट के ज़रिए जो है वो एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो अभी आपने लूप ऑफ हेनले तक जो है इसको स्टडी किया है। अब यही लूप जब ऊपर जाती है दोबारा कन्वर्जन्स, यानी ये दोबारा हम आपको इसका नज़र आ रहे हैं कन्वर्जन लेती है, और इसको हम इस ट्यूब्यूल को क्या पार्ट दे देते हैं, दीज आर जो है वो डिस्टल ट्यूब्यूल। मैंने आपको बताया था ये ग्लोमेरुलस से दूर होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिस्टल ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल ट्यूब्यूल जो है ये आगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के जरिए जो है वो चले जाते हैं इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ये एक मेन जो है वो ट्यूब्यूल आ जाती है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, और आगे ये रीनल पेल्विस में जाके ओपन होती है। यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं इस एरियाज में इनको हम जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम भी देते हैं। अब क्विकली ज़रा इसको जो है हम देख लेते हैं। तो बोमेन कैप्सूल के बारे में बता दिया, ग्लोमेरुलस का भी हो गया था, एफरेंट एंड एफरेंट आर्टियोल्स के बारे में बता दिया गया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इन सारों का तकरीबन जिक्र हो चुका है। तो ये सारी इनमें डेफिनेशन भी बनती है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम चलते हैं इसके फंक्शन पे। ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया है, नेफ्रॉन की सारी, आपने किडनी की स्ट्रक्चर देख ली है आपने, ये नेफ्रॉन की सारी एक जो है वो जनरल स्ट्रक्चर जो है वो आपने देख ली है। अब हम चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ, ठीक है, कि फंक्शन क्या है नेफ्रॉन का। तो इसका सबसे पहला जो फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन है। तो फिल्ट्रेशन में क्या है, कहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ग्लोमेरुलस में। जैसे ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है वहाँ पर आपको एक कैपिलरीज का नेटवर्क नज़र आता है, और पीछे जो प्रेशर है फिल्ट्रेशन का वो प्रोवाइड करता है, कौन करता है, वो हार्ट करता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर होता है, उन लोगों में मोस्टली जो है वो किडनीज फेलियर का भी खतरा होता है, क्योंकि पीछे से जब प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ये डायरेक्टली जो है वो रीनल आर्टरी के ज़रिए जो है वो इन नेफ्रॉन्स के अंदर पहुंचता है, और नेफ्रॉन को हाई ब्लड प्रेशर जो है वो डैमेज भी कर सकता है। अगर बहुत सारे नेफ्रॉन किडनीज के अंदर जो है वो डैमेज हो जाए तो इससे क्या होता है कि किडनी फेलियर या रीनल फेलियर भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा जो रीनल फेलियर की जो वजह है वो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी इसको बोलते हैं। द फर्स्ट मेजर फंक्शन इज फिल्ट्रेशन। जैसे ही ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर से जो है वो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस की नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, तो यहाँ पर ब्लड जो है वो फिल्टर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये फिल्टर होता है, तो ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स हैं, क्यों फिल्टर होता है, जो ग्लोमेरुलस की वॉल्स हैं ये काफ़ी पोरस होती हैं, ठीक है। तो ये पोरस होती हैं तो यहाँ पर यानी सुराखदार होती हैं, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन प्रेशर कहाँ से आ रहा होता है, ये
पीछे हार्ट जो है इसको प्रोवाइड कर रहा होता है फिल्ट्रेशन प्रेशर को। तो ये जो फिल्ट्रेट है, जब ग्लोमेरुलस से ये फिल्ट्रेट निकल जाता है, ठीक है, और ये बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी यहाँ से जो फिल्ट्रेट जो है वो बनता है, ग्लोमेरुलस से जो है वो जो फिल्ट्रेट बनता है, तो यहाँ पर जो है वो बोमेन कैप्सूल के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो यही फिल्ट्रेट फिर आगे जो है मूव करना शुरू करता है इंटू प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, और ट्यूब्यूल से जो है ये नीचे भी हम इसको भी हम नेक्स्ट डिफाइन जो है वो इसका फंक्शन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मैंने अभी पहले भी आपको थोड़ा सा जिक्र किया था कि रीएब्जॉर्प्शन जो है वो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फंक्शन है किडनी का। अगर रीएब्जॉर्ब ना करें किडनीज तो इससे क्या है, हमारे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो साल्ट्स हैं और वाटर जो है वो ज़ाया होने का खतरा होता है इनटू द यूरिन। सारे के सारे यूजफुल जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है यहाँ पर इनको रीअब्जॉर्ब, तो रीअब्जॉर्ब कहाँ से हो रही होती है, ये जो ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये बेसिकली यहाँ से एब्जॉर्प्शन का जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो ये रीअब्जॉर्ब होती हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, और जैसे ही फिल्ट्रेट जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से निकलता है, इसके अंदर मोस्टली क्या है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो होते हैं। जैसे यहाँ से ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से नीचे आता है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, कुछ जो है वो कह लें कि इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर, ग्लूकोज हो जाता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, साल्ट्स वगैरह। तो ये सारे जो है उस फिल्ट्रेट के अंदर जो ग्लोमेरुलस से जो है फिल्टर हो रहा होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। अब द सेकंड इसका प्रोसेस क्या है, सेकंड इसका फंक्शन क्या है, दिस इज रीअब्जॉर्प्शन। तो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और कहाँ पर होती हैं ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है, प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो कहाँ पर हो रहा होता है, ये बेसिकली जो इसके ऊपर जो है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, ये रीअब्जॉर्ब कर रही होती हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन इज, ये थर्ड वन फंक्शन इज सिक्रीशन। तो किडनीज की जो ट्यूबुलर एपिथेलियम होती हैं, ये ल्यूमन जो होती है, ये भी कुछ जो है वो सिलेक्टिवली जो है वो चीज़ें जो है वो स्क्रीट आउट करती हैं। ठीक है, मेनली क्या है, इसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो कि फिल्ट्रेट की जो पीएच है उसको बैलेंस में रखते हैं, जो कि ट्यूब्यूल से गुजर रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको इसके जो है वो तीन मेजर जो है फंक्शन आपको पता चल गए हैं। वन इज फिल्ट्रेशन, reabsorption and secretion. The next topic is concentration of excretory product. यहाँ पर ये बताया जाएगा कि यूरिन कैसे कंसंट्रेट होता है, जो excretory product है वो बनता कैसे है, वो कंसंट्रेट कैसे होता है। तो इसके लिए हम चलेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो जक्स्टा जो कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन है उनमें लेस कंसंट्रेटेड यूरिन बर्न होता है। जैसे ही आप किडनी के बाहर वाली साइड से अंदर यानी टुवर्ड्स द जक्स्टा मेडुलरी या मेडुलरी नेफ्रॉन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर जो है यूरिन ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में बन रहा होता है। ठीक है, क्या है, रीनल जो कॉर्टेक्स है उसमें जो है वो लाइट यूरिन प्रोडक्शन होती है, जबकि रीनल मेडुला जो है यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो जो नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। अब ये कंसंट्रेशन कैसे होती है, कैसे बढ़ती है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की, ये देखते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो प्रिंसिपल जो यूज होगा, दिस इज काउंटर करंट प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज काउंटर करंट प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली हार्मोन्स बेस्ड जो है ये मैकेनिज्म है, और फिल्ट्रेट इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट बाय काउंटर करंट एंड हार्मोनल मैकेनिज्म।
अच्छा, अब ये काम कैसे करता है कि जब हमारे पास सफिशेंट और एक्सेस वाटर सप्लाई होती है तो रीअब्जॉर्प्शन जो है फिल्ट्रेट से बहुत कम होती है। क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर पानी होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन जो पानी की हो रही होती है वो कम हो रही होती है और बार बार हमें यूरिन आई जा रहा होता है, क्योंकि पानी बहुत कम जो है वो किडनीज रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। क्यों कम रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं? ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। है कि जब तक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो इनहिबिट रहता है, ये स्क्रीट आउट नहीं होता, तो तब तक क्या है कि यहाँ पर जो है वो यूरिन लार्ज अमाउंट में जो है वो बॉडी से, या पानी जो है वो लार्ज अमाउंट में जो है वो स्क्रीट आउट होता रहेगा। लेकिन जब ड्राई कंडीशन होती है, या जब कहते हैं कि आपको प्यास लग रही है या आपके पास पानी की बहुत कमी हो चुकी होती है बॉडी में, तब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो स्क्रीट होता है, और ये जो एक्सेस वाटर जो स्क्रीट आउट हो रहा होता है यूरिन के ज़रिए, ये उसको भी कम करता है या रोकने की कोशिश करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी को बचाया जा सके। तो क्या है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो, इसकी जब इनहिबिशन हुई हो, ये जब रुका हुआ हो, तो इससे क्या है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम होती है, यानी बहुत कम पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो, इसकी जो एक्सक्रीशन है वो इनहिबिट हुई होती है या रुकी होती है। तो बेसिकली क्या है कि सफिशेंट ये एक्सेस वाटर सप्लाई में क्या है, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो फिल्ट्रेट की रिड्यूस हो जाती है, स्पेसिफिकली ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब क्या है, ये रिडक्शन जो होती है रीअब्जॉर्प्शन, इससे क्या है कि अब देखें यूरिन आपका रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वापस आपके ब्लड के अंदर नहीं जा रहा, तो इससे क्या होगा कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो पैदा होता रहता है। बहुत ज़्यादा उनको जो है यूरिन आता है और डाइल्यूट किस्म का यूरिन होता है, यानी जिसमें पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब मेमेलियन किडनीज जो हैं, इंक्लूडिंग जो इसके अंदर ह्यूमन की किडनी भी हैं, ये बेसिकली जो है डिज़ाइन किए गए हैं टू कंजर्व अबाउट 99.5% जो है वो ऑफ वाटर या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ख़ासकर ह्यूमन किडनीज जो हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि वो 95% जो है रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से। तो अब हम इसका देखते हैं कि कैसे जो है ये काम करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है। अब होता क्या है इस मैकेनिज्म के जरिए, क्या है कि ग्रेजुअली ऑस्मोटिक आउटफ्लो होता है वाटर का फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक इनटू किडनी एज इट पासेस डाउनवर्ड इन डिसेंडिंग लूप। तो सादा अल्फाज में ये बता दूं कि जैसे ही ये डिसेंडिंग लूप ऑफ नेफ्रॉन, या इसको लूप ऑफ हेनले भी बोल देते हैं, तो जैसे ये नीचे जाई जाती है तो इसमें से पानी जो है ये परमिएबल होती है टू वाटर। इसमें से पानी वगैरह जो है ये यहाँ पर जो है ये किडनीज के इन रीजन के अंदर जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या है ये पानी कैसे बाहर आएगा, ये ऑस्मोटिक आउटफ्लो होना शुरू हो जाता है एज इट पासेस डाउन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। अब क्या है कि ये जो लूप ऑफ हैनले का दूसरा पार्ट है, कौन सा, जो असेंडिंग लूप है, यानी जो ऊपर जा रहा है, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये पानी को अपने अंदर से बाहर आना अलाउ नहीं करेगा, ये वाटर का ऑस्मोटिक आउटफ्लो जो है इसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, क्या गया, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले डज नॉट अलाउ द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स फिल्ट्रेट। तो इंस्टेंटली ये क्या करेगा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता रहेगा सोडियम आयंस को इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम टू सस्टेन इट्स हाई कंसंट्रेशन। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से ये पानी को तो बाहर नहीं आने देगा, लेकिन क्या करेगा, यहाँ से अपने अंदर साल्ट्स जो हैं वो, खासकर जो सोडियम है, इसको ये बाहर, जो किडनी की इंटरस्टिशियम है, ये सारी किडनी की इंटरस्टिशियल एरिया है, तो यहाँ पर जो है वो इसको जमा करता रहेगा। ठीक है, कौन सा हार्मोन बताया है, सॉरी, तो ये क्या है कि डिसेंडिंग लूप है,
जो सिर्फ पानी और कुछ सॉल्ट्स को बाहर आने देगी, सॉरी पानी को जो है वो बाहर आने देगी, ठीक है। तो क्या है, ये पानी को अपने अंदर से बाहर आने देगी, और ये बाहर कहाँ पर आ रहा है, किडनी की जो है इंटरस्टिशन में आ रहा है। तो जो रह जाएगा वो दोबारा जब ऊपर जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पर जो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो है इसको ये वाटर से परमिएबल नहीं है, ये पानी को बाहर नहीं आने देगी, बल्कि क्या है कि ये सॉल्ट्स वगैरह को कुछ जो है वो आउटफ्लो करेगी, यहाँ से बाहर निकालेगी, जिससे क्या है कि इनका जो है वो काउंटर करंट जो है वो मैकेनिज्म, यानी यूरिन की प्रोडक्शन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो यहाँ से क्या है, एक्टिवली सोडियम आयन भी जो है वो निकलते रहेंगे, और क्या है कि यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा फिल्ट्रेट इनटू द डिस्टल ट्यूब्यूल, और डिस्टल ट्यूब्यूल से चला जाएगा इनटू कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट इसको ले जाएगी रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से जो है वो बाहर चला जाएगा इनटू ब्लैडर। अब हार्मोन इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो एक्टिव जो अपटेक हो रही है सोडियम की, ठीक है, किसमें, असेंडिंग लिम्ब, यानी ये जो असेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर जो जो एक्टिव अपटेक हो रही है सोडियम की, ठीक है, और थिक लूप ऑफ हेनले इज प्रोमोटेड बाय एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, तो इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और ये कहाँ से पैदा होता है, फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है वो एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है secrete करते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो क्लास यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो रहा है, यूरिनरी सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये किडनीज एंड इट्स रिलेटेड डिजीजेज एंड प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो स्टडी करेंगे। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये वीडियो लिंक को जो है मज़ीद अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इनसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकें।